बोलते हैं। एंड थर्ड फेज होता है जो डेथ। तो जब फॉर्मेशन होता है सेल का, देन इट वेंट इनटू डिवीजन, जहाँ डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल आता है, जहाँ जीन्स अलग है, लोकेशन अलग है। हाँ। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल का ये तो बहुत ही क्लियर है। हाँ। नाउ अगर इसका कॉज पे पहले आते हैं आपको, और एक है हमारा आर्म पीट पे लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके। जब भी कैंसर अगर ब्रेस्ट में होता है, सबसे पहले वो लिम्फ नोड्स को ब्लॉक करता है, क्योंकि स्ट्रेस आज की लाइफस्टाइल, अगर हम मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को कैंसर हुआ, एवरीथिंग इज गुड, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं सेहत, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज के एपिसोड में बहुत ही ज़रूरी और आई ओपनिंग डिस्कशन होने वाली है कैंसर, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम सोलंकी, जो हमें गाइड करेंगी कैंसर के लक्षणों, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऊपर। बहुत बार हम अवेयरनेस की कमी के वजह से अर्ली साइन मिस कर देते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि अपनी और अपनों के सेहत का ध्यान कैसे रखा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी एक्सपर्ट के द्वारा मिल सके। डॉक्टर पूनम, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज हम जैसे कि टॉपिक है हमारा सर्वाइकल कैंसर। तो कैंसर क्या है और ये कैसे डेवलप होता है हमारे बॉडी में? कैंसर क्या है और कैसे डेवलप होता है, ये दो क्वेश्चन है, मैं इसको स्टेप में दूंगी। कैंसर एक्चुअली समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैंसर सेल से कैसे बनता है। बेसिक सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ इसके तीन फेजेस होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। पहला फेज फॉर्मेशन, सेकंड फेज है डिवीजन जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, एंड थर्ड फेज होता है जो डेथ। तो जब फॉर्मेशन होता है सेल का, देन इट वेंट इनटू डिवीजन, जहाँ डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल आता है, जहाँ जीन्स प्ले रोल करते हैं, एंड देन इसका डेथ होता है। जब कोई प्रॉब्लम या कुछ एक्सटर्नल इम्पैक्ट, इंटरनल इम्पैक्ट अगर डिवीजन में प्रॉब्लम करते हैं या म्यूटेशन में होता है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, एंड दैट कंट्रोल इज नॉट बाय द बॉडी, और वो इतना बनते जाता है ग्रोथ, एंड दैट टर्न इनटू ट्यूमर। तो ये है कि कैंसर क्या होता है। इसका एक सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए तो कांस्टेंट इरिटेशन एंड द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी लीड्स टू द कैंसर, दैट इज फॉर लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट कि महीने साल, लंबे सालों तक अगर बॉडी में रहता है कोई इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक, दैट इट टर्न्स टू द कैंसर। नाउ ये फैलता कैसे है और ये होता कैसे है। बेसिकली जब हमारे जेनेटिक्स में कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ इम्प्रोवाइजेशन होता है, समटाइम इट्स गुड फॉर द बॉडी, समटाइम इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। जब ये चेंजेस होना बॉडी को समझ में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग हैपन, बॉडी इसको डिटॉक्स करती है और निकाल देती है। लेकिन कुछ केस में जब वो बहुत ही हेविली इम्पैक्ट होता है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला होता है, तो बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, एंड इट बिकम्स अ टर्न इनटू ट्यूमर। एंड वो ट्यूमर इतना बड़ा होता जाता है विद रैपिड ग्रोथ कि उसको फिर वो ब्रेक होके पूरी बॉडी में धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कैंसर एंड इट इज स्प्रेड। और ये जैसे कि हम महिलाओं में देखते हैं, तो महिलाओं का जो नॉर्मल कैंसर है, वो नॉर्मल कैंसर में भी नॉर्मल में बोल रही हूँ क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं में होती है। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। तो ये इसके अलावा भी है क्या कि जो ज्यादा मात्रा में हो रही है महिलाओं में, जो सफर कर रही हैं, तो वो सब ये सब डेवलप होने का और क्या क्या हो रही है? बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 टाइप ऑफ कैंसर वुमेन्स में बहुत कॉमन है। तो पहला कैंसर है इज अ ब्रेस्ट कैंसर विच इज मोर प्रिवेलेंट। सेकेंड इज सर्वाइकल कैंसर जो हम डिस्कस करेंगे आज। थर्ड इज ओवेरियन कैंसर, एंड फोर्थ इज द एंडोमेट्रियम दैट इज द कैंसर ऑफ यूट्रस, एंड फिफ्थ इज अ कोलोन कैंसर। ये भी आजकल बहुत प्रिवेलेंट हो रहा है फीमेल्स के अंदर, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसके कारण से कोलोन कैंसर भी प्रिवेलेंट हो रहा है। तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ कैंसर जो फीमेल्स में देखे जाते हैं। और ये फीमेल में जैसे आपने लाइफ स्टाइल की बात की, तो क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रही है फीमेल में जिसके कारण ये ज्यादा बढ़ के आ रहा है? जैसे 5 टाइप के कैंसर आपने कॉमन बताई कि महिलाओं में हो रही है, कॉमन यानी कि ज्यादातर महिलाओं में हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या चेंजेस आ रही है लाइफ स्टाइल में?
लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर देखा जाए तो बेसिकली हम सिर्फ लाइफस्टाइल को बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट में देखा जाए तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि किस तरह से, लेकिन अगर हम एक स्मॉल एक्सपेक्ट स्पेशली फीमेल को फोकस करके देखा जाए तो यहाँ स्पेसिफिकली क्या होता है कि आजकल लेट मैरिजेस हो रही है। हाँ। चाइल्ड बीयरिंग एज भी लेट हो रही है। हाँ। जिसके कारण से क्या होता है कि जब मैरिजेस लेट होती है चाइल्ड भी लेट होते हैं, लेस ब्रेस्ट फीडिंग, कम बच्चे को दूध पिलाते हैं, जिसके कारण से और बच्चे, एक तो बच्चे का न्यूट्रिशन इम्पैक्ट होता है, फीमेल्स में वो जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो डिक्रीज होती है, एंड दैट इट टर्न इनटू हार्मोनल चेंजेस। तो ये तीन जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इज दैट कि समवेयर जो अर्ली मिनार के मतलब पीरियड्स लड़कियों को बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाँ। अब भी आप देखेंगे लेटेस्ट 9 years of age of girls also have a period. जी जी। So early periods means early exposure of hormones, that is estrogen and progesterone. And ये जितना exposure body को हार्मोन का होता रहेगा, and that is the reason behind the cancer. ओके। अगर हम देखें कि चलो प्रेगनेंसी इज अ फैक्टर कि चलो लेट प्रेगनेंसी हुआ, हार्मोन लेट हुए, बॉडी लेट एडजस्ट होती है, व्हाई द लेट मैरिज इज द कॉज ऑफ द कैंसर। व्हाई? बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद, फॉर एग्जांपल हम जब लेट 30s में करते हैं या मिड 30s में करते हैं, हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है लाइफ को देखने का, एडजस्टमेंट हो जाता है, हम अपने आप को अपनी लाइफ वैल्यू में एडजस्ट कर लेते हैं। व्हेन वी गॉट मैरिड इन लेट 30s, देन adapting to the new environment, new family, it's a bit different. Psychological. So psychological, it's a constant irritation of the mind, constant conflict of the mind ki adjustment with the family, with the new environment, new culture. So it gives a constant stress. Okay. And that is the reason where stress in the late marriage comes into the divorce factors, come into the anxiety, depression after marriage, and that is if prolonged for the long time, it leads to the cancer, hormone fluctuation. तो अक्सर आप देखते हैं कि पोस्ट मैरिज वेट गेन हो जाता है, पीरियड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, बिकॉज हार्मोन फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन द लॉन्ग टर्म इट लीड्स टू द कैंसर। जैसे अभी अपने अर्ली पीरियड का भी दिया, जिससे बहुत सारी लड़कियां सफर कर रही हैं इंडिया में और दुनिया भर के लोग, तो वो जो अर्ली पीरियड का जो सिनेरियो बढ़ते जा रहा है वो क्यों हो रहा है, मतलब उसके पीछे का क्या राज होगा? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, अगर मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जहां पर एक तो लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स बच्चों को बहुत जल्दी जंक फूड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जंक फूड तो छोड़ो, मतलब पेप्सी कोला, इवन द 5-6 years ये जो पूरा पूरा बॉटल पी लेते हैं, एंड यू फील लाइक कि ये तो हमें भी सोचना पड़ता है पीने के लिए, इतना हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है उसमें, एंड दैट शुगर फ्लक्चुएट योर मेटाबॉलिज्म, and that metabolism fluctuate your estrogen hormones. Specifically culprit hormone is estrogen. That is the reason where it is surge become so faster and so speedy. Second cause क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट जैसे हमारा खाना भी आजकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ भी आप खेत फार्मर पे जाएंगे सब पेस्टिसाइड्स है। देन हमारा मिल्क, आजकल गायों और हमारे बेफोलस में हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, तो मिल्क इज ऑल्सो कमिंग थ्रू द हार्मोन. They are producing giving the hormone, and their milk coming from the hormone production. So जो milk है, that is the content of hormone content. And I think it is the biggest cause where the hormone directly indirectly induced to the girls. And जो puberty होती है, जो 13 के बाद आने की, आप देखो कि 10th के बाद you feel the structure of the females get changed. They got the क्या कहते हैं, periods early. They got their mood swings, tempers are increased because of that adulteration in the food. बैठे रहना, स्क्रीन टाइम पे रहना, आउटसाइड एक्टिविटीज बिल्कुल लो हो जाना, एंड प्लस स्ट्रेस ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर कंपैरिजन. सो दीज आर द फैक्टर व्हिच लीड्स प्रिकॉशियस अर्ली मेनार्के, जो कि आगे जाके 40 एज में आगे जाकर उनको कैंसर भी हो सकता है. इट इज इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर 5 times. Okay. से होगा ही, बट इट इंक्रीज प्रेवलेंस इंक्रीज हो जाएगा उसका, कि वो हो सकता है. अभी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर टॉप मोस्ट चल रहा है कि इंडिया में, एशिया में भी संख्या ज्यादा है जो महिलाएं इन दोनों से डेथ कर रही हैं. तो ये दोनों कैंसर में डिफरेंसेस क्या हैं, और ये दो अलग अलग जगहों पे है और दोनों का अलग अलग कारण हो सकता है, तो उसको विस्तार से हमें समझाइए. जैसे आपने कहा कि दोनों का साइट अलग है, लोकेशन अलग है. ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल का ये तो बहुत ही क्लियर है. नाउ अगर इसका कॉज पे पहले आते हैं,
ब्रेस्ट कैंसर पे पहले बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज अ जेनेटिक रिसेप्टर। उसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। उसमें एक जीन्स है BRCA। इट इज वन BRCA1, BRCA2। आपने सुना होगा, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है एंजेला जोली। हाँ। उसने एक सर्टेन एज में आके अपने दोनों ब्रेस्ट की मेस्टेक्टोमी करा दी, बिकॉज शी हैज अ प्रिविलेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्रैनीज, मॉम्स एंड आंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। शी गॉट अ टेस्ट, जिसे जेनेटिक परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, एंड शी फाइंड दैट वो जीन्स उसके में प्रोमिनेंट है, एंड शी मे ऑल्सो गेट इनटू द कैंसर इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो उसने प्रिकॉशनरी वो रिमूव करा दी है। सो कहने का मतलब है कि जेनेटिक डिटेक्शन से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि दैट जीन प्रेजेंट इन द बॉडी और नॉट। Yes. So it is a cause first. Second, alcohol is one of the prevalent cause, because alcohol is increase the surge of estrogen. It decrease the absorption of nutrient that called folate, which helps to bring the cell in normal balance environment. And alcohol, of course, gives a lot of cognitive changes in the body. So that is one of the biggest reason for the breast cancer. And जो कैंसर का जो बेसिक लोकेशन होता है, that is milk duct एंड मिल्क लोब्यूल्स, जहाँ से वो मिल्क प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने अभी बात की थी कि लोग फीडिंग कम कर देते हैं। हाँ। ये एक रीजन है कि जब पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है मिल्क का, एंड वो वहीं पर लोकेट करके देन इट बिकम अ कैल्सिफिकेशन, एंड फर्दर वो जाके गांठ में चेंज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हम एनकरेज करते हैं फीडिंग जितना हो सके उतना कराइए, सो दैट द ग्लैंड यूज्ड बाय देयर कैपेसिटी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। अब हम सर्वाइकल में आते हैं। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली इट्स अ वायरल प्रोडक्ट। वायरल जो है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे होता है। एंड ये बहुत आई वुड नॉट से कि ये बहुत हर किसी को हो सकता है, जबकि हमारे लाइफ स्पैन में हम इसे एनकाउंटर करते हैं ये वायरस से, बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उसको डिफ्लश कर देती है। बट समवेयर द वेरिएंट 18 एंड 16 आर द हाई रिस्क वेरिएंट। जब वो बॉडी में इन्फेक्ट होती है देन इट लीड्स टू द कैंसर। एंड इसका एक और वेरिएंट है फ्रॉम 1 एंड 8, जो लो रिस्क होता है, जो वॉट्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल जेनाइटल वॉट्स आपने सुने होंगे कि जेनाइटल के आसपास, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HPV। अच्छा। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए, अगर वैसे वो नॉन रिस्की होता है, बट अगर समहाउ उसको ट्रीट नहीं किया जाए फॉर द लॉन्ग टाइम, इट ऑल्सो टर्न इनटू द कैंसर। सो एज सुन हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हुई, हमारा सर्वाइकल वॉल जो है, जो माउथ ऑफ द यूट्रस है, दैट लूज इट्स इम्यूनिटी, एंड देन HPV वायरस इन्फेक्ट एंड कॉज द कैंसर। हियर द कॉज इज स्मोकिंग। Breast में alcohol is the cause, the prominent. Here the smoking leads out the cell's permeability, and that leads to a good atmosphere to infect. जैसे कि मैंने सर्वाइकल कैंसर की बात कह रहे हैं कि स्मोकिंग से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो विलेज एरिया में हो रही है और वो सब स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब केसेस की बात कर रही हूँ। ओके, तो वो कैसे डेवलप होता है इन्फेक्शन? और वहां पर क्या होता है, हाइजीन। वहाँ हाइजीन इतना प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है। दो विलेज एरिया में क्या होता है कि कांस्टेंट वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। बॉडी हमें साइन देती है कि समथिंग इज नॉट गोइंग गुड, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं। स्टार्ट होता है इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट वॉल लीड्स लॉट ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑल। फिर डिस्प्लेजिया एक स्टेज आती है जहां पर क्या होता है, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। वहां डिटेक्ट कर दिया, दैट इज द प्री कैंसर स्टेज। अगर हमने वहां डिटेक्ट कर दिया तो हमने कैंसर ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। बट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, poor hygiene, the maintaining, that leads to the cancer there also. And of course वहां पर मेडिकेशन भी also one of the factor होता है, जहाँ पर constant strong medication. For example विलेज में कुछ भी, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है कि एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, एंटी एलर्जिक नहीं खाना चाहिए लॉन्ग टर्म तक। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दे लीड टू दैट स्ट्रॉन्ग डोजेस ऑफ द मेडिसिन दैट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज आवर इम्यून सिस्टम एंड इट लीड्स टू द कैंसर। जैसे कि अभी आपने बोला एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां पे मेडिसिन के साथ 2-3 एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वो भी हैवी। मैं इवन वो स्लिप डॉक्टर का जो पर्ची होता है वो भी दिखा सकती हूँ। तो ऐसा होता है। तो ये एंटीबॉडीज कितनी हार्मफुल अभी के टाइम में हो रही है और इससे क्या लीडिंग हो रहा है, ये मैं जानना चाहूंगी। NCI, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ने डायरेक्टली एक रिस्ट्रिक्शन और एक इंस्ट्रक्शन जारी किया सारे पीडियाट्रिशियन को कि जितना हो सके एंटीबायोटिक नहीं दो, एटलीस्ट मिनिमम एज ऑफ 12 ओके नहीं देना चाहिए।
until unless लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना है. बिकॉज क्या होता है, एंटीबायोटिक इज नॉट जस्ट सप्रेसिंग योर इम्यून सिस्टम, इट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग योर इम्यून सिस्टम टू कम्बैट और फाइट विद डिसीज. तो आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उसको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्रेस कर देती है. वो इन्फेक्शन से तो फाइट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट 100 फीवर, ठीक है, 100 डिग्री फीवर आया, मुझे कोल्ड हुआ, मुझे प्रॉब्लम हुआ, आई गेट टू द डॉक्टर, ही प्रिस्क्राइब मी एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और भी एक मल्टीविटामिन. तो उस केस पे मुझे जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी सक्षम है फाइट करने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर. इवन इन द किड्स ऑल्सो आई जनरली रिकमेंड, जब तक 100 डिग्री से क्रॉस ना हो पीसीएम भी मत दीजिए आप, क्योंकि बॉडी फाइट कर, यहाँ तो बॉडी का टेस्ट है ना, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ फाइट कर रही है. तो जब आप उसको टेस्ट करने दोगे वो अपनी क्षमता बढ़ाएगी, वो और फाइट करेगी. तो छोटे मोटे इन्फेक्शन हमारी बॉडी खुद फाइट करती है. लेकिन आप उसकी फाइटिंग कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो फिर हल्का सा जुकाम भी होगा तो भी फीवर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी नहीं. फिर आपको एंटीबायोटिक जो पहले 250 mg दी थी वो 500 हो जाएगी, 500 से फिर 2 3 दिन, क्योंकि बॉडी वो रिस्पॉन्स छोड़ती जा रही है और आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो रही है एंटीबायोटिक के ऊपर जस्ट टू गेट द रिजल्ट. सो दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर हार्मिंग आवर बॉडी. सो एंटीबायोटिक हैज टू बी बिग नो फॉर, एटलीस्ट जब बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन ना. ओवेरियन और यूट्रस कैंसर जो होते हैं वो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ही कर दिए जाते हैं. वो उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी उस पर बात नहीं करें. तो ये सिम्टम है आपको कैंसर की तरफ लीड कर रहा है. तो वो सिम्टम क्या होगा जिससे आसानी से महिलाएं भी कॉन्शियस हो जाए कि नहीं ये वाला चीज तो कुछ अलग है, तो मुझे उसके लिए डॉक्टर से मिलना है. तो वो कौन से होंगे सिम्टम्स जिसके कारण हम डॉक्टर से मिले? ओके, ओवेरियन एंड यूट्राइन, यूट्रस, इसको हम एंडोमेट्रियम कैंसर भी बोलते हैं बेसिकली. तो यूट्रस पे पहले बात करते हैं. अगर हम माउथ दैट इज थोबिक्स उसको छोड़ दे तो जब यूट्रस की जो लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहां कोई कैंसर होता है तो हम इसको एंडोमेट्रियम कैंसर बोलते हैं. दिस कैंसर इज जनरली इग्नोर्ड बिकॉज इसके सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं, मतलब इतने पहचान में नहीं आते. उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमेन. दूसरा ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ, स्पॉटिंग, जिसको हम सोचते रहे हमारे पीरियड्स बहुत इरेगुलर है, कभी भी आते कभी भी जाते. और अब एक कॉन्सेप्ट बन गया पीसीओडी. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतने मिथ बन गए, कुछ भी प्रॉब्लम है हम पीसीओडी से अटैच कर देते हैं. एंड दैट इज वेरी मच अलार्मिंग साइन कि आपकी बॉडी कभी कभी कुछ और साइन भी देना चाह रही है. इट इज नॉट ओनली पीसीओडी, राइट, इट इज नॉट जस्ट ओनली हार्मोनल, बहुत सारी चीजें. तो जब ये वेग सिम्टम स्टार्ट होते हैं कि आपको कॉन्स्टेंट लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है बिफोर पीरियड्स और आफ्टर पीरियड विदाउट एनी कॉज, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट की समथिंग अलार्मिंग. एंड आफ्टर सेक्स ब्लीड होना, ये एक दो प्रोमिनेंट सिम्टम है जो आपको सबसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. दैट इज अ यूट्राइन कैंसर. नाउ कम टू द ओवेरियन कैंसर. ओवेरियन कैंसर में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ओवेरियन कैंसर इट इज यहाँ होता है. इसके सिम्टम स्टमक में ज्यादा दिखते हैं, एसिडिटी, ब्लोटेडनेस, हैवीनेस. तो हमको लगता है कि हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम चली आ रही है. कुछ महिलाओं को आप देखोगे 10 साल से एसिडिटी चल रही है, 10 साल से गैस चल रहा है, ट्रीटमेंट देते हैं ठीक होता है, लेकिन वहां आपकी ओवरी सफोकेट कर रही है, वहां हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डिसबैलेंस हो रहे हैं. तो वहां जब आता है कि हमारा डिस्कम्फर्ट, स्टमक इज नॉट ओनली स्टमक, देन इट इज ऑल्सो ओवेरियन. तब आप देखो कि बहुत सारे सिस्ट काफी सालों से आपकी ओवरी में है. दैट लीड्स टू द कैंसर. वहां पर भी हेवी ब्लीडिंग एंड समटाइम्स इरेगुलर पीरियड्स और स्किप होना पीरियड्स. तो यहाँ ओवेरियन सिम्टम बहुत ही वेग होते हैं. यहाँ आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट के साथ में ब्लीडिंग्स एंड पेन. तो आपको सोनोग्राफी इज द बेस्ट वे टू डील विद कि हो क्या रहा है एक्चुअली. तो यहाँ आप जज कर पाएंगे. यूट्रस कैंसर में आपने बोला पेनफुल सेक्स, तो वो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि वो क्या है, पेनफुल सेक्स क्या है जिसको आप कह रही है? ओके, पेनफुल सेक्स यूट्राइन कैंसर का जैसे सिम्टम हमने बताया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पेनफुल सेक्स इज अ यूट्राइन कैंसर. ओके, sometime, most of time, it is psychological. When we are not compatible with the partner, when we are not psychologically accept the partner, it pains. First is a major cause. Second is dryness of the vagina.
ठीक है, इट इज ऑल्सो लीड बिकॉज आपके डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, आपका जो lubrication है अराउंड दैट एरिया इज नॉट सफिशिएंट, it is also cause the pain. But to certain time of period, you are enjoying your sex, you are enjoying that particular moment, and after time, कि एक certain age के बाद 40, late 40s में आपको pain start हो गया, ठीक है, though you are not at the menopause, क्योंकि मेनोपॉज में ऑफकोर्स ड्राइनेस होता है, डिक्लाइनेशन ऑफ हार्मोन होता है, तो एक साइन होता है, बट योर हार्मोन इज गोइंग गुड, योर पीरियड्स गोइंग गुड, स्टिल यू आर बियरिंग द पेन आफ्टर सेक्स, द सडन सिम्टम, something is not good, and the bleeding after sex is a alarming sign. Okay. Should go and consult your doctor if it has happened more than twice or thrice. Okay. Right? क्योंकि ये एक बता रहा है बॉडी की it is not going good, something is problematic. So that is the alarming sign. अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये किन कारणों से होता है, मतलब इन्फेक्शन, वायरस, किन किन कारणों से सर्वाइकल कैंसर हमारे को होता है? Okay. As a cervix, exact word, is the mouth of the uterus. Right? Mouth of the uterus, that is the part which is direct in contact with the, external things. तो उसके नीचे फिर वजाइना होता है. सर्वाइकल कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट जो HPV वायरस मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके 2000 वेरिएंट्स होते हैं, बट हर वेरिएंट हार्मफुल नहीं होता. और आप देखोगे मोस्टली इस इन्फेक्शन HPV वायरस होता है ये बॉडी के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ XYZ, बट ओनली 16-18 वेरिएंट्स कॉज द कैंसर. एंड वो तब करता है जब आपकी बॉडी उसको अलाउ करती है, ड्यू टू वीक इम्यूनिटी, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज लाइक HIV डिजीज, लॉन्ग मेडिकेशन, जैसे हमने बताया हेवी डोजेस, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, एंड द स्मोकिंग. Okay. These are the factor which leads the weakness of the cervical wall. ठीक है, इनिशियली इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, ऐसे डिस्कस हमने किया था, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, लोगों को लगता है वाइट डिस्चार्ज ही तो है, सिंपल वाइट डिस्चार्ज है, ठीक हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर को दिखा दिया, फिर दवाई खा के फिर ठीक हो गया, फिर दिखा दिया, तो वो क्योर नहीं हो रहा, वो ऑन एंड ऑफ आ रहा है, तो मतलब इट्स लीड कॉन्स्टेंट इरिटेशन, एंड दैट वायरस जो एक माइल्ड लेवल पे था, अब वो सीवियर हो गया, ड्यू टू लॉन्ग डिके उसको आराम मिल गया, तो वो जेनेटिक डिस्ट्रप्शन, जहां हमने बोला सेकंड फेज आपका ग्रोथ वाला डिस्टर्ब हुआ, जीन वहां डिस्टर्ब हो गए, वहां क्या हो गया, जीन्स वहां म्यूटेशन हो गया, क्योंकि सप्रेस किया जा रहा है, उसको क्योर नहीं किया जा रहा, उसको दबाया जा रहा है, एंड वो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेल स्टार्ट कर देगा. वहां बॉडी दूसरा अलार्मिंग साइन देगी कि नाउ इट इज ब्लीडिंग विद वाइट डिस्चार्ज, नाउ इट इज पेनफुल, नाउ इट लीड्स टू डिस्टर्ब योर लेडी लाइफस्टाइल, कि आप काम करेंगे एंड यू फील वेरी डिस्कम्फर्ट, लेजी, थार्जी, फेवरिश फील करोगे, फिर भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम फिर एंटीबायोटिक रैंडमली जाके दिखा के लेते हैं, हम टेस्ट नहीं कराएंगे, देन इट लीड्स टू द कैंसर. जब वो इतना पेनफुल हो जाता है, जब उसके डिस्चार्ज अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, एंड इट इज वेरी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद ब्लीडिंग, क्योंकि वो एरिया और फ्रेजाइल हो जाता है, एंड दैट स्टार्ट अ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, देन वी गो फॉर द टेस्ट, एंड देन वी नो कि दिस इज अ सर्वाइकल कैंसर. जैसे कि अभी व्हाइट डिस्चार्ज की बात की, तो व्हाइट डिस्चार्ज मीन्स धात को बोलते हैं, तो हमारे साइड में उसको धात बोलते हैं, सफेद पानी. तो ये छोटी बच्चियों को भी बहुत होता है, और बड़े लोगों को भी होता है. तो ये धात एक्चुअली है क्या, मतलब उससे बचा कैसे जाए, और मतलब जनरल वे में भी पीरियड के आने से पहले भी आता है, पीरियड के जाने के बाद भी कभी कभी आते हैं, तो ये मतलब नॉर्मल भी है, उस पर इचिंग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ना वो वाइट डिस्चार्ज होते हैं, तो ये कितना हार्मफुल है, उसके लिए भी डॉक्टर से मिलना चाहिए हमें? ओके, आपका क्वेश्चन है कि मतलब हम कैसे समझे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल? हाँ, मतलब वाइट डिस्चार्ज, हाँ, जो आप बोल रहे हैं, जिसको लिकोरिया बोलते हैं, लिकोरिया हमारे मेडिकल टर्म में. लिकोरिया क्या होता है कि इनिशियली अगर बात करते हैं, एट द एज ऑफ 8 इट स्टार्टेड. जब मदर्स मेरे पास आते हैं कि दे सॉ कि देयर इज अ येलोइश एंड व्हाइटिश स्क्रैच इन द पैंटी ऑफ देयर गर्ल्स, तो बॉडी प्रिपेयर हो रही है. ओके, धीरे धीरे सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट हो गया, तब वो वेजिनल वॉल को क्या काम करती है, स्टार्ट प्रिपेयर करती है, राइट. तो स्मॉल सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन होता है, ठीक है, दैट इज वेरी मच नॉर्मल, कि उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. यू फील समटाइम वेटी, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, वंस इन अ वीक ट्वाइस यू फील वेटी एंड दैट स्क्रैच इज देयर. देन जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी की,
पीरियड्स आते हैं 12-13 साल की उम्र में, तब बिफोर पीरियड्स इट्स एग्रेसिवली हाई, एस्ट्रोजन हाई होता है बिफोर पीरियड्स, एंड देन वो म्यूकस रिलीज करता है, बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहा है, राइट, एंड प्रोजेस्टेरॉन वॉल्स प्रिपेयर कर रही है जो पीरियड्स में शेड होती है। वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन है दैट लीड्स अ सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, और ये हमारे एक नेचर की तरह एक साइन भी है कि भाई आपके पीरियड्स आ रहे हैं, प्रिपेयर हो जाओ बिफोर पीरियड्स, राइट, एंड आफ्टर पीरियड्स जब हार्मोन डिक्लाइन होते हैं देन आल्सो लीड्स अ म्यूकस सिक्रेशन, तो दैट इज वेरी मच नॉर्मल, ये वाइट डिस्चार्ज इसको बोल सकते हैं। लिकोरिया तब बनता है जब वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, आप देखोगे, जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विलेज में ये होता है, कैसे होता है। विलेज में एक आदत होती है लोगों की, और मॉडर्न लोगों में भी है कि यूरिन करने के बाद वो क्लीन करते हैं, हेड फ्लश से पानी से क्लीन करते हैं, तो वो जो कांस्टेंट मॉइस्चर वहां पर रहता है ना, दैट लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो प्राइमा जो फर्स्ट केस ऑफ होता है इन्फेक्शन का, वो उसी के कारण से होता है। आपने क्लीन किया विदाउट उसको सोक किए बिना, आपने पैंटी लिया और वो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर उसको मिल रहा है, तो फंगस इन्फेक्शन जब भी कुछ बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन बहुत इजीली होगा वहां पर। तो इट इज द फर्स्ट स्टेज जहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ। तो पहला प्रिकॉशन हम यही बोलते थे कि भाई ये स्टॉप कर दो, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, हाइजीन, दैट एरिया इज वेरी मच कवर्ड, और स्वेटिंग बहुत होती है, और हेयर्स भी बहुत होते हैं। हेयर्स इट इज वेरी मच नेचुरल, उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये सबकी अपनी चॉइस होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्वेट डेवलप एंड दैट ऑल्सो लीड अ इन्फ्लेमेशन। तो ये कुछ कॉमन कॉज है जो इन्फ्लेमेशन लीड करते हैं, अगर इसको थोड़ा हाइजीन मेंटेन किया जाए, क्लीनिंग किया जाए आपके ओनली वंस in the morning while taking shower. This is the only proper hygiene you can maintain. And when you feel a wetness is there before periods, change your panties or use the panty liners for the precautionary कि वो आगे ना बढ़े। तो ये हो गया कुछ नॉर्मल। वो एबनॉर्मल जब ये कांस्टेंट रहे, आपको बहुत इरिटेट करे, स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, स्मेल मीन्स देयर इज इन्फ्लेमेशन। बैक्टीरियल लिकोरियन में स्मेल बहुत होती है, बहुत स्मेल होती है। इट टर्न इनटू समटाइम्स कर्ड लाइक डिस्चार्ज, फ्रिंजी डिस्चार्ज, समटाइम्स क्रीमी डिस्चार्ज। इट मींस द म्यूकस इज प्रोड्यूसिंग मोर देन इट्स क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, और अब वो इरिटेट होके नीचे आके आपको परेशान कर रहा है। एंड वो मॉइस्चर से फिर इचिंग स्टार्ट होगी, इरप्शन स्टार्ट होंगे, एंड हम स्क्रैच करेंगे, अगेन इन्फेक्शन स्टार्ट, एंड देन वो बॉइल्स, दाने डेवलप हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ हेयर इट डेवलप्स वर्स, क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये इन्फेक्शन सिंपल डिस्चार्ज से एक सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड देन फिर वहां पर ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन, एंटीबायोटिक, तो वो क्योर तो हो ही नहीं रहा अनटिल अनलेस एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा हाइजीन ना फॉलो नहीं करोगे तो। तो अब आपको समझ में आएगा, हाँ ये प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी खुद ही बता रही है कि आप जाओ, आपको दिखाने की जरूरत हो गई है, क्योंकि आपको इरिटेट कर रहा है। दैट इज साइन। सर्वाइकल कैंसर जुड़ी हुई है एचपीवी वायरस से, और एचपीवी वायरस का जो वैक्सीन है वो हमें कब लगवाना चाहिए? क्या हम सभी महिलाओं को लगा लेना चाहिए, और क्या इसकी एज क्या होनी चाहिए, कैसे वर्क करता है इसके लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। दो ही कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के थ्रू। एक तो है हमारा लीवर, जो हम हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन देते हैं, जो अर्ली स्टेज ऑफ जब हम वैक्सीनेशन डोज में जाते हैं उसमें कवर हो जाता है। लेकिन जो सर्विकल कैंसर होता है उसका जो वैक्सीनेशन है वो एक सर्टेन एज के बाद हम देते हैं, क्योंकि उसका प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है। हमने जैसे डिस्कस किया, एट द 9 द हार्मोन कम्स इनटू द प्ले, एंड वही उसका काम होता है। बिफोर 9 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी 15-16 साल के बाद, एक सर्टेन एज के बाद हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा प्रिवेंटिव मेजर यहीं से स्टार्ट होता है। तो at the age of 9 it's good as early as we can give till 14, 2 dose is sufficient before come to the any contact with the XYZ factor, right? For 15 to 26 is a certain dose जहाँ 3 डोज होना देना पड़ता है। तो 9 to 14 2 डोज 0 and 2 months के बीच में देते हैं, एक फर्स्ट एंड देन सेकेंड मंथ में। देन इफ वी कम टू द 15 to 26 जहाँ पर 3 डोज देते हैं, 0, 2 and 6 month। कहने का मतलब फर्स्ट डोज के गैप में 6 मंथ के डोज गैप में थर्ड डोज देते हैं। तो फर्स्ट डोज अगर हमने मई में लिया, सेकेंड डोज जून में, एंड उसके
जो थर्ड डोज होगा वो मे के 6 मंथ जो आपका आएगा उसमें देंगे। तो ये इस तरीके की वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन इस वे में हेल्प करती है कि आपके जितने भी वेरिएंट है, स्पेशली 4 वेरिएंट जो हमने डिस्कस किया, लो रिस्क एंड हाई रिस्क, क्वाड्रलैप करके आता है, वो सर्वावैक करके एक वैक्सीन होती है जो बेसिकली यूज होती है इंडिया में, वो यूज की जाती है। और इसके लिए मैंने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही है वैक्सीन, एचपीवी गवर्नमेंट की तरफ से यस बहुत अच्छा ड्राइव और कैंपेन चला था वैक्सीनेशन की, टू क्रिएट द अवेयरनेस। अब तो ये प्राइवेट क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में भी बहुत अवेलेबल है, जहाँ बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं वहां पर भी अवेलेबल है। एट सर्टेन ऑफ कोर्स फॉर द गर्ल्स एट द एज ऑफ 9 तो लगाना ही जरूरी है। विद द फीमेल आफ्टर 26 टिल 45 वी आर वैलिड टू गेट द वैक्सीनेशन। दो द प्रिवलेंस जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा, बट बेटर है कि हम क्यों ना उसका चांस ना लिया जाए। तो 45 टिल द मेनोपॉज कम, इट इज गुड एज टू गेट द वैक्सीनेशन। जैसे आप बोले कि 9 इयर्स के बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं एचपीवी वायरस का, तो मेरा एक क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी आ रही है कि जिनको सेक्सुअली अब्यूज होती हैं लड़कियां और बहुत अर्ली एज से ही हो जा रही हैं, बहुत सारी लड़कियों का केसेस आजकल आता है कि 3 इयर्स 2 इयर्स 6 मंथ में भी उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, और 4 ईयर मैंने चलता है। तो वो उस समय का कैसे हम वहां पे कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं? वैक्सीनेशन का एक सर्टेन एज, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि 9 एज से पहले नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी खुद की एक कैपेसिटी होती है दैट गिव मे बी बैड इम्पैक्ट बिफोर। तो एक सर्टेन एज आफ्टर द रिसर्च एक टैग दिया गया। लेकिन बिफोर दैट इफ यू एनकाउंटर विद सेक्सुअल थिंग्स, इधर रेप, इधर एब्यूज, इधर एनी एक्सवाइजेड फैक्टर, उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। यहाँ प्रिवेंशन का रोल आता है कि इफ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद लॉन्ग टर्म विद एक्सवाइजेड फैक्टर्स, वहां आप टेस्टिंग, अपने कॉशियस जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमने बोला डिस्चार्ज होना, इरिटेशन होना, वो आप चेक करा सकते हैं, डॉक्टर के कांटेक्ट में रह सकते हैं। एंड देन बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो एक सर्टेन एज में किए जाते हैं टू नो दैट कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक रेप या एक सेक्सुअल अब्यूज के कैंसर हो गया, बट दैट वायरस कैन बी इंजेक्टेड इन द फीमेल। और सर्टेन एज के बाद अगर हम प्रिकॉशनरी फॉलो करें एंड आफ्टर दैट 9 एज का, देन वी गो फॉर द वैक्सीनेशन। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग आई वुड मोर एडवाइस एट द बिफोर एज ऑफ 9, क्योंकि वहां वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वहां पर एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और प्रिवेंशन एज द बेस्ट वे। हाँ, तो उस केस में हम टेस्ट उसी टाइम करा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। यस यस, हर लीगल केस में अगर ये होता है तो सब टेस्टिंग होते हैं सारे विक्टिम्स के, वो सारे ही कराते, बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव केस, बच्चों के केस में स्पेसिफिकली, और इनकी इम्यूनिटी भी बहुत सेंसिटिव होती है, दे आर इजिली कैच विद द इन्फेक्शन एंड सम अदर पर्सन विच वी डोंट हैव कि क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। तो वो सारे लीगल टर्म्स में होते ही है सारे चेकअप एंड सारे टेस्ट। इसी के लिए मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि जब वो ऐसा हो रहा है तो वो तो मे बी मल्टीपल पार्टनर से होगा, जो बंदा है या फिर जो नेक्स्ट पर्सन है। तो इसके लिए मेरे को ये क्यूरियोसिटी हुई कि उस केस में हम कैसे करेंगे एचपीवी वायरस के लिए। महिलाओं में हार्मोनल या फिर इम्यून सिस्टम का जो वीक होना या फिर कुछ ऐसा डेवलप होता है जिससे कैंसर होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू मेल। फीमेल्स में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे फीमेल्स में 3 फेज ऑफ लाइफ होती है, एक तो बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा हम बोलते हैं जनरली। तो जो जवानी वाला फेज होता है, जो अडल्ट, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज हमारा स्टार्ट होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वहीं हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन कम रोल प्ले करते हैं, एंड वहीं पर हम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कैंसर के लिए। अब इस फेज में अगर सब कुछ ठीक रहा, वी हैव अ गुड चाइल्डहुड, हमने अच्छा खाना खाया, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो की, हमारे प्रोडक्टिविटी सिस्टम, टाइम से शादी की, बच्चे किया, फीड किया, एंड ऑन हमारा मेनोपॉज कैसा होगा, इट डिपेंड्स हमारी फर्टाइल लाइफ कैसी होगी फ्रॉम 10 to 40। अगर ये 30 साल हमारे अच्छे गए, हमारा मेनोपॉज नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा। और सारी प्रॉब्लम बेसिकली द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, इज टर्न इनटू लेट 40s, अर्ली 50s। क्योंकि वहां जब हमारा सडन डिक्लाइन ऑफ हार्मोन्स होता है, दैट इंक्रीज द लॉट ऑफ मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस, इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर, देन वो इतना सीवियर होता है कि वो बियर नहीं कर पाए, तो डॉक्टर को देना ही पड़ता है HRT, दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहाँ डायरेक्ट इंड्यूस ऑफ एस्ट्रोजन होता है। एक सर्टेन पीरियड तक इट इज गुड, बट इट प्रोलॉन्ग मोर देन 2 years,
that it leads to the chances of cancer, increase the chances of cancer. I won't say होता ही है, but वो chances हो जाते हैं क्योंकि estrogen is the hormone which is responsible for the breast cancer. जो genes हमने डिस्कस किया था, genes has that hormone receptors, estrogen hormone receptor. जैसे ही बड़ा वो कैच किया and growth start, ट्रिगर जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड वैसा हो जाता है. तो हार्मोन हर स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. प्रेगनेंसी एक ऐसा फेस होता है किसी भी वुमेन के लाइफ में जहाँ जो सर्ज है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि नेचर ने हमको ग्रेजुएशन दिया है. धीरे धीरे 9th मंथ में पीक आता है, धीरे धीरे 9th मंथ के बाद डिलीवरी होने के बाद अगेन 6 मंथ इट टेक टू ग्रेजुअली लूज द हार्मोन. ऐसा सडन होता नहीं है. सडन धीरे धीरे पीक हुआ, धीरे धीरे डाउन हुआ, डिलीवरी हुई, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया, बैक टू द नॉर्मल. ओके, राइट. लेकिन मेनोपॉज में क्या डिक्राइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोबारा गेन अप नहीं होगा. हम उस फेज से जा रहे हैं अभी. तो जो वो फेज जा रहे होते हैं, अगर हमारा सब कुछ बैलेंस होता है तो वो जाना हमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ट होता है. वो कॉम्प्रोमाइज करता है चीजों को. हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा मेडिटेशन, हमारी एक्सरसाइज, सब कुछ उसे हेल्प करता है कि ओके बाबा टाटा, जरूरत नहीं है, अभी हो गया काम. तो ये होता है इस फेज में. तो यहाँ पर हार्मोन्स को हमें प्ले करना है कि हमारे हार्मोन्स कैसे एक्ट करेंगे, डिपेंड्स हमारा मेनोपॉज वैसा होना चाहिए. ऐसा जैसे कि आपने डिस्कस की 3 फेज होते हैं हार्मोन फ्लक्चुएट होने का, तो इसमें कौन से टाइम पे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जैसे हमने मिलार के द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द पीरियड, प्रेगनेंसी, दैट इज ऑल्सो गुड. जब हमारा मेनोपॉज आता है, दैट इज अगेन वेरी सेंसिटिव. ओके, वहाँ डिक्राइज होता है, हमारे मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, क्रेविंग्स अलग होती है, और हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल. एंड दैट फेज जहाँ पर हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हम बहुत लिथार्जी हो जाते हैं. वी स्टार्ट टेकिंग बैड हैबिट्स, outside food, that triggers our hormone surge again, and that leads to the cancer. So late 40s and early 50s are the most sensitive part of any woman, lead to the cancer, either cervical or either breast. Okay. तो ये फेस को बहुत सेंसिटिवली और रेगुलर स्क्रीनिंग में जाना चाहिए. हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि वो अगर एज है तो हमें उससे पहले ही क्या क्या हम उस चीजों से गुजरे. मे बी अगर बहुत सारी महिलाएं हैं जैसे HPV वैक्सीन नहीं ली है, तो मतलब अभी के टाइम में वो वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे पहले नहीं था, तो बहुत सारी महिलाएं उस फेज में आ रही है, 3rd फेज जो मेनोपॉज का है. तो हम उससे पहले, आने से पहले जो टाइम है उसमें क्या क्या करें कि हम प्रिकॉशन के रूप में ले सकते हैं? आप टेस्टिंग की बात करें, हाँ, क्या टेस्ट कर सकते हैं? हाँ. ओके. इसमें मैं 2 फेज आपको डिवाइड करना चाहूंगी. पहला फेज जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या किसी भी पेरेंट्स को कैंसर है, तो उनका अलग हो जाएगा. और जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, दैट आफ्टर एज ऑफ 40 दे शुड गो फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में 3-4 टेस्ट होते हैं. पैप स्मीयर फॉर द सर्वाइकल, मेमोग्राफी और सोनोग्राफी फॉर द ब्रेस्ट, एंड सम कैंसर मार्कर्स होते हैं जिसको CA मार्कर्स बोलते हैं. ब्रेस्ट के लिए होता है 15.3 CA मार्कर, जो चेक करता है ब्लड में कि ये मार्कर है कि नहीं. दूसरा ओवेरियन कैंसर के लिए होता है CA 125. ये 2 कैंसर मार्कर फीमेल्स के होते हैं जो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं. तो वंस इन ईयर वी कैन गो फॉर इट. ओके. 40 बिफोर 40 वंस इन ट्वाइस ईयर, 2 साल में एक बार आप चेक कीजिए. ये सारा हम आजकल रूटीन टेस्ट तो सभी करते हैं. हाँ. हर साल में कंपनी के थ्रू, कॉर्पोरेट के थ्रू होता है. लेकिन इसमें अगर एक सोनोग्राफी आप ऐड कर दोगे ब्लड टेस्ट के साथ में, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है. Okay. ब्लड CBC इज द वन ऑफ द फैक्टर कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है. एक जनरल पिक्चर बताता है, और सोनोग्राफी बताता है कि अंदर ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं. ये हो गया. अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनके केस में क्या होता है, हम अर्ली 30 से बोलते हैं गो फॉर ट्वाइस. ओके. 6 महीने में पॉसिबल, तो एटलीस्ट साल में एक बार सारे टेस्ट करो आप, क्योंकि यू आर प्रोन टू दैट. एंड 30s के बाद ही हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं. एंड एज सून दे रीच टू द 40, एज मेनोपॉज स्टार्ट, द सेंसिटिव फेज ऑफ द वुमेन, देन वी से ट्वाइस एन ईयर. बहुत जरूरी है ट्वाइस ए ईयर. 6 महीने में टेस्ट करो सोनोग्राफी एंड मेमोग्राफी वंस इन ईयर इफ रिक्वायर्ड. बहुत ज्यादा सीवियर फैमिली हिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन ट्वाइस गो फॉर इट. एंड एक होता है सेल्फ चेक. हाँ.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एवरी टाइम थोड़ा डाउट हुआ हम भागे, ऐसा नहीं होता। नहीं होता, तो इग्नोर भी कर देते हैं। एग्जैक्टली ब्रेस्ट का सेल्फ चेक के कुछ टेक्निक होते हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। महीने में 2 बार हम्म। साबुन, जब हम शावर लेते हैं हल्का सा शावर जेल या साबुन आप लीजिए, अपने ब्रेस्ट में रोटेट कीजिए, बहुत इजीली रोटेट कीजिए। योर हैंड स्लिप, आपका हाथ फिसल जाएगा अगर कोई ग्रोथ नहीं होगी। हम्म। अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप देखिए। व्हेन देर इज एनी स्वेलिंग और कुछ भी ऐसा हो तो आपको लगेगा कि कुछ हार्ड है, हाँ। ठीक है, ऐसा आप 2 बार कीजिए। ओके। एक बिफोर पीरियड्स, सॉरी, पीरियड्स के चौथे दिन, ओके। क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स एंड बिफोर 2-3 दिन पीरियड्स ग्लैंड स्वेल होते हैं, हम्म। हार्मोन सर्ज होते हैं, तो पीरियड्स के चौथे दिन आप चेक कीजिए, ओके। रीचेक कीजिए कि ऐसा है कि नहीं। एंड व्हेन यू फाइंड सम इज स्वेलिंग इज देयर, बिना डाउट डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, मेमोग्राफी कीजिए। कुछ भी नहीं है लेकिन एटलीस्ट आपको कंसर्न तो हो जाएगा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड के चौथे दिन करने से। पीरियड्स के चौथे दिन और महीने में किसी एक दिन 2 बार टेस्ट कीजिए, महीने में 2 बार। हम्म। और वो रेगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रेगुलर करोगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे, आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, अरे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। सिर्फ महीने में 2 बार कीजिए, एवरी फीमेल आफ्टर 30, ओके। ये कीजिए। और जो 20s में है वो हर 3 महीने में एक बार चेक करके देख ले अपने आपको। और एक है हमारा आर्म पीट पे लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके। जब भी कैंसर अगर ब्रेस्ट में होता है तो सबसे पहले वो लिम्फ नोड्स को ब्लॉक करता है, क्योंकि सेल्स ब्रेक होते हैं। लिम्फ नोड्स द टिश्यूज जो बेसिकली ड्रेनेज बाहर निकालते हैं, कचरा बॉडी के निकालते हैं, तो वो वहां जाके ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप देखो कि यहाँ आर्म पेट में स्वेलिंग होती है, हम अक्सर चेक करने के लिए बोलते हैं कि आप चेक करो, ऐसे ऊपर करके ये 4 फिंगर अंदर तक पोक कीजिए, देन यू फील कि कोई स्वेलिंग है कि नहीं। ओके। दैट स्वेलिंग कुड बी इंफ्लोमेटरी, could be cancers, and could be because of the mal posture of bra, ओके। जिसके कारण से समटाइम्स जो टिश्यू यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है स्पेलिंग तो नहीं है। अगर आपको दिखता है तो भी आप अपने कॉन्शियस के लिए डॉक्टर को दिखाइए जाके कि ये कैसी स्वेलिंग है और वो क्या है। आपने अभी ब्रा का जिक्र किया, तो ब्रा भी क्या लीड करता है कैंसर को? ब्रा लीड नहीं करता, इल फिटेड ब्रा या आपके पोस्चर से जो मैच नहीं होते हैं ब्रा, तो वो क्या काम करता है, उसकी ना पोस्चर को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आपका साइज सी है और आप बी पहन रहे हो तो वो कवर नहीं कर रहा, तो वो बाहर निकल रहा है। तो कांस्टेंट टाइम तक हम ड्यूरेशन मोस्टली 12-13 घंटा तो पहनते ही है, तो वो प्रेशर हमारे टिश्यू पे पड़ता है, जो एक्सेस फैट होती है, ब्रेस्ट सेल्स इज आल्सो फैट, तो वो एक साइडलाइन हो जाता है, एंड दैट शिफ्टेड टू द एक्सिला, दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड यहाँ स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, दैट इज अ पुश्ड फैट बिकॉज ऑफ द ब्रा। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये फैट है या ये लिम्फ नोड्स है, क्या है। तो इसलिए वो ब्रा का रोल आता है पोस्चर्स के लिए। इट इज नॉट एनीवेयर एविडेंट कि उसके कारण कैंसर होता है। हाँ, लेकिन हाँ, आपके पोस्चर पे, आपकी फैट सेल डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। ओके। साइज को अगर कहे जाए शेप चेंज हो सकता है उसके कारण, स्पेशली फीमेल में फीडिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शेप चेंजेस होते हैं। तो जो बिफोर प्रेगनेंसी आपका साइज होता है डेफिनेटली वो चेंज होता है, बिकॉज मिल्क डक्ट प्रोडक्शन के कारण से, सकिंग के कारण से लूज होता है टिश्यूज, तो साइज चेंज होता है। तो हम वहां पर ट्राई करते बिफोर प्रेगनेंसी जो हम पहने वही पहने, वो नहीं होता है। योर कप साइज हैज चेंज, यू शुड कंसिडर टू, या चेक विद द फीमेल, किसी की जाके वहां पर आप साइज चेक करके, या फिर आप आजकल बहुत सारे इंटरनेट में आते हैं ऐप्स जो आपको बताते हैं कि क्या आपका साइज है, एंड अकॉर्डिंग टू यू वियर दैट ब्रा। अगर हम यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितना लीड करता है इसको? ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प ही करता है। मेरे को एक पेशेंट मेरे पास आई थी, मुझे याद आया कि शी हैज ऑलमोस्ट ओनली 1 चाइल्ड, बहुत सारे अबॉर्शन करे उसने, बिकॉज शी ओनली वांटेड टू हैव 1 चाइल्ड, दैट टू बी लेट 30s में हुए थे उनके, एंड गांठें बहुत सारी आ गई, दैट इज नॉट कैंसर बट बिनाइन नॉन कैंसरस गांठ थी। तो शी आस्किंग मी, आई हैव फॉलोइंग वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, व्हाई दिस हैपेंड टू मी ओनली। तो देन आई एक्सप्लेन हर कि बिकॉज जब आप अबॉर्शन करते हैं, अबॉर्शन मीन्स हाफ प्रेगनेंसी ना, एटलीस्ट एक सर्टेन एज तक तो हार्मोन्स आ ही गए ना, लेकिन आपने डायरेक्टली इसको कट कर दिया, तो वो हार्मोन सर्ज कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, कैसा करना है, तो वो क्या ना स्टक हो जाते हैं। फिर वो टाइम धीरे 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 लेते लेते अपना प्लेस लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में कर जाते हैं, एंड हमारी ब्रेस्ट भी प्रिपेयर होती है
डे वन से हमारी ब्रेस्ट प्रिपेयर होना स्टार्ट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, दैट इज ऑल्सो डिस्टर्बटेड। तो वो जो प्रिपरेशन होती है, जो प्रोडक्शन होती है, जो सेल फॉर्मेशन होती है, वो स्टॉप हो जाती है। दैट सम टाइम टू लीड द ग्रोथ, दैट इज कुड बी बिनाइन, कुड बी मैलिग्नेंट, मतलब कैंसर एंड नॉन कैंसर होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू स्ट्रेन आउट ऑल द एक्सेस फैट अराउंड द ब्रेस्ट, एंड वो फीडिंग करने से जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ब्लड बच्चा सक करता है, एक तो हमारा सेटिस्फेक्शन हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन वो बढ़ता है, एंड हमारी क्या कहते हैं, सारी जो प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन हमारी बॉडी ने स्टोर किया हुआ है, सारा निकल जाता है। तो कुछ जो स्टोरेज नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो कैंसर नहीं होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है और डायरेक्टली भी हेल्प करता है। तो पहले के जमाने में लोग 5-5 बच्चे करते थे, कांस्टेंट फीडिंग 2 साल तक कराते थे, चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी डिक्रीज। तो हाँ, एस्ट्रोजन यूज हो रहा है ना, जितना एक्सपोजर होता है यूज हो रहा है, तो फिर कहीं पर स्टोर ही नहीं हो रहा। पहले के टाइम में तो इवन इतना होता था कि पहला बच्चा बंद भी नहीं किया है कि दूसरा बच्चा का पीने का टाइम आ गया, मतलब हाँ, बर्थ हो गई, बर्थ हो गई, तो वो तो स्टॉप ही नहीं होती है। एंड आप देखो कि पहले के टाइम पे लोग इतने मोटे भी नहीं होते थे। हाँ, कांस्टेंट उनकी बॉडी चलती रहती है, फिजिकल वर्क, इतना काम, घर का देखना, बच्चों को देखना, और बच्चों को साथ साथ में वो कोई स्ट्रेस भी नहीं लेते, और इतना एक्टिव, एवरीथिंग इज, लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट कंपेरेटिवली बिफोर। तो आजकल जो भी रीजन है, लेकिन वो फीडिंग इज वन ऑफ द प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू सेव फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर को कम करने के लिए हमें कौन सी लाइफ स्टाइल जो कहा जाए कि सेफ जोन ले जा सकती है आपको कि कैंसर नहीं होगी, तो कौन कौन सी लाइफ स्टाइल हमें अपनानी चाहिए? यहाँ मैं ना आपको बहुत बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाती हूँ। हाँ। कुछ महीनों पहले मेरे पास एक 95 ईयर ओल्ड लेडी आई थी, ओके। अपने पोते को लेके आई थी। अच्छा। बहुत एलर्जी होती है, डॉक्टर बहुत परेशान, बहुत बीमार रहते हैं, एंड दैट लेडी 95 आराम से चल के आ रही है, आराम से बैठ रही है, आराम से बात कर रही है। व्हेन वी नो द लाइफ स्टाइल, 90 ईयर्स विलेजर्स लाइफ स्टाइल जो हम बोलते हैं बेस्ट, सुबह 5 बजे उठते हैं, हाँ। फटाफट खाना बना लिया सारा, घर की सफाई की, अपने हस्बैंड के साथ फार्म में गए, खूब मेहनत की, खूब सारी मेहनत की, आए, खाना खाया, 10-15 मिनट रेस्ट किया, घर की सफाई की, फिर खाना बना लिया जल्दी, क्योंकि लाइट नहीं होती थी उस समय। हाँ। तो पहले जल्दी खाना बना के 6-7 बजे तक खाना खा लेते थे, और 8 बजे तक सो भी जाते थे। सो दैट वाज द लाइफ बिफोर 60 ईयर्स, जब एक प्रॉपर विलेजर पूरी मेहनत करते थे, सारा काम खुद करते थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते थे, खाना भी घर का उगा हुआ फ्रेश खाया, उसी समय बनाया, खत्म किया, और 8 बजे सब खत्म। ऑफ कोर्स उस हम कंपेयर नहीं कर सकते। इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं कि हम कितना अपनी बॉडी को यूज करें। आजकल फैसिलिटीज इतनी आ गई कि हमारी बॉडी हिलने को राजी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मॉर्निंग उठो, अपना जिम, वॉक, जो भी आप करो, अपना प्रिपरेशन ऑफ फूड नेचुरली खुद ही देखो, उसके बाद ऑफिस, जो रेगुलर हमारा टाइम शेड्यूल, ऑफिस में भी स्मॉल स्मॉल ब्रेक होते हैं, बैठो मत, कॉफी ग्रीन टी जो भी लेते हो, वॉक करो, कुछ कॉल्स आप लॉबी पे वॉक करके, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सेडेंटरी लाइफ 9 ईयर्स तक, डायरेक्ट 9 आवर्स तक कोई बैठ नहीं सकता। अगर आप चाहो तो आप उसको भी यूजफुल बना सकते हैं। कॉफी ब्रेक्स पे 2-3 वॉक कर लीजिए। शाम को आए, अगर नहीं हो रहा खाना, सिंपल सैलेड और फ्रूट लेके आप उसको वाइंड अप कर सकते हो। 8 बजे बिल्कुल रिलैक्स होके छोटा सा वॉक लेके 10 बजे लाइट ऑफ। कहने का मतलब है आप अपनी बॉडी को लिमिटेड कैलोरीज दे रहे हैं, अच्छे से खाना खिला के, अच्छी स्लीप दे रहे हो, अच्छा रेस्ट दे रहे हो। ये 3 चीज चाहिए बॉडी को, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उसको। और उसको मेहनत उसी हिसाब से करा रहे हो जितना आप खा रहे हो। अगर मैं 2000 खा रही हूँ कैलोरीज, और मैं 2500 मेहनत कर रही हूँ, बराबर 500 मैं एक्स्ट्रा यूज कर रही हूँ ताकि वो स्टोर नहीं हो। अगर मैं 3000 खा रही हूँ और 1500 काम कर रही हूँ, तो 1500 क्या होगा? स्टोर होगा मेरी बॉडी में, एंड दैट लीड्स टू हार्मोन फ्लक्चुएशन। एवरी फैट सेल, स्पेशली जो हमारा ये लोअर एब्डोमेन में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हमारा पेट बाहर आ रहा है, ये है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है। ईच फैट सेल इन द लोअर एब्डोमेन प्रोड्यूस एस्ट्रोजन दैट गिव्स हार्मोन फ्लक्चुएशन। आप देखोगे पीसीओडी, जितने भी हार्मोन प्रॉब्लम है, मोटे होते हैं अक्सर। तो ये एक्सेस हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट लीड्स इन टर्न टू द कैंसर। तो जितना एक्टिव लाइफस्टाइल आप फॉलो करोगे, जितना माइंड को अपने शांत रखोगे, जितना जल्दी सोओगे। 2 मेडिसिन बहुत प्रॉपर है हमारे लिए, स्लीप और पानी, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो
आधी मतलब 90% बीमारी आप खत्म कर सकते हो, 90%। क्योंकि डाइट में क्या है, हर चीज मिलावट आ रही है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज जो हमारे कंट्रोल में है, वो एक स्लीप और पानी है, जो साफ सुथरा पानी हम पी सकते हैं, उसी से आधा काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि स्लीप हमारी बॉडी क्लीन करती है, सफाई। जब सफाई रहेगी तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो सेल इफेक्ट नहीं होंगे, सेल इफेक्ट नहीं होंगे तो जीन आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि हम कंट्रोल हर चीज में नहीं कर सकते। दिस इज द प्रोसेस कि एक्टिव लाइफस्टाइल में स्लीप आना बहुत जरूरी है, जो आज लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो पीसीओडी है, ये आखिर डेवलप कैसे होता है? मतलब ये वन ऑफ द कैंसर है या फिर क्या है, ये कैसे डेवलप होता है? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये है। मेरे पास 80% फीमेल के केस पीसीओडी वाले हैं। हाँ, मतलब वो क्यों हो रही है? और आप बिलीव करेंगे, अर्ली एज, हाँ। 11-12 साल जो पीरियड्स का आएंगे तो डिले होके 15 तक अगर पीरियड्स नहीं आए मतलब आपको पीसीओडी है। रीजन बिहाइंड द जंक फूड, ओके। द जंक फूड, द सेडेंटरी लाइफस्टाइल पेरेंट्स आर गिविंग टू देयर किड्स। पहले हम खूब जितना खेलोगे, जितना एक्टिव रहोगे, आपकी बॉडी फैट सेल डिपॉजिट होने ही नहीं देगी। जितना फैट, क्योंकि कुछ लोग पतले होते तो भी पीसीओडी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटे हो तो ही। क्योंकि आपकी बॉडी में वो फैट सेल ऑर्गन के अराउंड डेवलप हो रहा है, बॉडी के अराउंड नहीं। तो वो और डेंजरस है कि आपको दिख नहीं रहा कि काम क्या करना है। तो वो फैट सेल एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगा, तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड ओवेरियन PCOD इज नॉट अ कैंसर, इट इज द हार्मोन फ्लक्चुएशंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दैट लीड्स टू हमारे जो ओव्यूलेशंस होते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं एग्स फॉर्म होते हैं, वो नहीं होते हैं। एग फॉर्मेशन होके ओव्यूलेट होके बाहर आता है, देन फर्टिलाइज होता है, देन प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जब वो एग मेच्योर ही नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, तो वो ओवरी में रह जाएगा। और वो रह जाएगा, वो वेस्ट है, तो वो गांठ बन जाएगी। और उस गांठ में पानी हो, दैट इज पीसीओडी। अगर उस गांठ में पानी ब्लड हो तो वो हिमोरेजिक गांठ हो जाती है, सिस्ट। हिंदी में गांठ को सिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिस्ट में अगर पानी हो तो पीसीओडी, अगेन उसमें ब्लड हो तो हिमोरेजिक सिस्ट, दैट इज मोर डेंजरस। तो इट इज नॉट ए कैंसर, बट इट इज अ हार्मोन फ्लक्चुएशन। एंड ये अब बीपी और डायबिटीज की तरह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गई है, कंसिडर एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पीसीओडी केस जो है उसमें इनफर्टिलिटी का केस भी बढ़ा देता है वो। तो वो वही रीजन है जो एग का फर्टिलाइज होना कहीं ना कहीं हार्म करता है। पीसीओडी का ऑफ कोर्स, क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ एग नहीं है। अब एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? नॉट ओनली पीसीओडी बट देर इज मेनी अदर फैक्टर कि आपको पीसीओडी भी नहीं है तो भी आपके एग मैच्योर नहीं हो रहे। लाइफस्टाइल अगेन द फर्स्ट फैक्टर। एक होता है AMN, एंटी मुलेरियन रेट होता है, जो रिजर्व फील करता है कि आपकी बॉडी में कितने एग होंगे। वो जेनेटिकली होता है कि इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग इज गोइंग टू बी रिलीज इन सर्टेन लाइफ, अगर वो कम हो जाएगा, जो आजकल आप देखते हो ना लोग फ्रीज कर लेते हैं अपने, वो ये AMH वैल्यू के साथ ही फ्रीज करते हैं कि भाई हमारा इसके बाद एग रिलीज कम हो जाएगा, बेटर टू फ्रीज आ रहा है। तो दिस एज लीड्स टू द कि आपको आपकी लाइफस्टाइल बेटर करनी है तो ही आपका अच्छा एवोल्यूशन होगा, ओवुलेशन होगा, एंड दैट ओवुलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। और एग क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। एंड इसका रीजन हमें सबको पता है, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। डाइट, जो हमारा खाना पीना है, जो बोलते हैं कि खान पान अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, तो डाइट और न्यूट्रिशन का हमारे हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट करता है? और कैंसर लीडिंग फूड कौन सा होगा कि जिसको हम टोटली अवॉइड करें? तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा। बेसिकली कैंसर जब हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक डेवलप हो जाता है, बहुत सारे ऐसे फूड डेवलप हो जाते हैं जिसकी हमारी बॉडी क्लीन नहीं कर पाती है। अब पहले हम जंक वाला पार्ट लेते हैं, देन वी कम टू द न्यूट्रिशन वाला पार्ट। प्रोसेस फूड, दैट फूड कम्स इनटू कैन, पैकेट, या किसी भी टाइप का अल्ट्रा प्रोसेस किया हो। जैसे अपनी पहले जो दाल होती थी वो डिफरेंट होती थी, अब दाल को भी प्रोसेस करके देते हैं। राइस भी प्रोसेस होता है। तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यूज की खत्म होगी, सीधे वो उसको कोई यूज नहीं है। दो वो नुकसान नहीं करेगा पर यूज भी नहीं करेगा। लेकिन जो पैकेट फूड है, दे ऑल एड द प्रिजर्वेटिव्स, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारी बॉडी में करते हैं, क्योंकि उसको हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। हमारा बॉडी बना है नेचुरल खाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसी से न्यूट्रिशन लेने की। जब ये एक्सेस फूड, एक्सेस जंक, जो प्रॉब्लम आता है वो सारा ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स को लेके आता है। बहुत गंदा तेल यूज करके होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जो बॉडी
एक काइंड ऑफ उसको डिफ्लश नहीं कर पा रही है, वो स्टोर हो रहा है और वो हमारी बॉडी के जीन्स को चेंज कर रहा है, जो एट द एंड हमारी बॉडी ट्रोमेटाइज हो रही है, वो इन्फ्लेमेशन लीड कर रहा है। एक्सेस शुगर लीड टू इन्फ्लेमेशन। शुगर इज नॉट दैट ओनली मीठा, द कार्बोहाइड्रेट जैसे फैट, बन, पिज्जा, बर्गर एंड ऑल, वो हमारी बॉडी को क्या इन्फ्लेमेटरी कॉज कर रहा है, and long term inflammation lead to the cancer. So point is that कि junk directly lead to the cancer in the long term if we don't change the lifestyle. Now the nutrition food, हम क्या खा सकते हैं, healthy food, ये खाना वो खाना सबको पता है, लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको डिस्कस करूंगी आज। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव एंड फोलेट, ये 3 चीज आपको खाना बहुत जरूरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाएगी, आपकी बॉडी को स्मूथ रखेगी, और जो टॉक्सिक होती है उसको क्या कहते हैं, बनने से रोकेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी में सबसे पहला फूड होता है, इसमें आने से पहले मैं आपको एक डिस्कस बताऊंगी कि आपको याद होगा सिद्धू जी ने एक इंटरव्यू दिया था अपनी वाइफ को लेके। वो कंट्रोवर्शियल चला गया, लेकिन उसका जो एसेंस है वो किसी ने पकड़ा नहीं। उन्होंने बताया कि हमने अपनी वाइफ को एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इंक्लूड किए, नीम, हल्दी, सिनेमन स्टिक एंड सिट्रस, दीज आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये क्या काम करती है, बॉडी को स्मूथ करती है, इन्फ्लेमेशन से हेल्प करती है नेचुरली। तो ये फूड हेल्प किया उसकी बॉडी को नेचुरल। फास्टिंग डिप्राइव करती है कैंसर सेल को बढ़ने के लिए। तो अगर आप 12-13 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी खुद ही सफाई मोड में चली जाती है, राइट। और जो कैंसर सेल्स है वो मरने लगते हैं, उनको कुछ खाना नहीं मिल रहा। एक्सेस शुगर फूड इज द खाना ऑफ देम। आप जितना अनहेल्दी खाएंगे उतना शुगर इंक्रीज होगा, उतना इंसुलिन बढ़ेगा, और वो बॉडी, वो कैंसर सेल उसी पे सर्वाइव करेंगे। सो कैंसर सेल क्या करते हैं, वो ग्रोथ बनती जाती है, नई नई आर्टरीज आती है, वो बड़े बड़े होते होते देन वो ब्रेक होते हैं, फिर स्प्रेड होते हैं पूरी बॉडी में। अगर वो फूड उनको नहीं मिलेगा तो वो डिप्राइव हो जाएंगे, अपने आप मार जाएंगे। तो कहने का मतलब वो था कि आप अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड दीजिए, फास्टिंग रखिए कम से कम 12-13 घंटे की, तो आपकी बॉडी में सफाई हो। Then antioxidative food. One of the best is green tea. Best. Second आपका है क्या कहते हैं, सीड्स, नट्स, एंटीऑक्सीडेटिव होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज रिच, वो आपको वॉलनट से मिलेगा, फ्लैक्स सीड से मिलेगा। एंड फोलेट, फोलेट एक ऐसा विटामिन है जो स्पेसिफिकली बोला जाए विटामिन ई, जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है सेल को मेंटेन करने के लिए। अच्छा सेल अच्छी हेल्दी लाइफ जिए। वो क्या काम करता है, वो बॉडी को अच्छा लॉन्ग रन, अच्छा म्यूटेशन, अच्छा डिवीजन और अच्छी डेप्थ। अगर वो डेफिशिएंसी हो जाए, वो अक्सर होती है स्मोकिंग एंड अल्कोहल से और बहुत एक्सेस जंक खाने से। हमारा जो इंटेस्टाइन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फोलेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फोलेट का सबसे अच्छा है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैबेज एंड फूल गोभी। बहुत कॉमनली मिलता है ब्रोकली, चलो नहीं मिलता, पत्ता गोभी और गोभी तो हर जगह मिलता है। इट इज बेस्ट, ये खाए। दूसरा बेरीज, ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बहुत बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी है, वेरी ऑक्सीडेटिव। ये फूड्स आपको बेसिकली बॉडी को रिलैक्स करते हैं, इन्फ्लेमेशन को सूद करता है, नेचुरली हील करते हैं। ये सारे, इनसे दवाइयां भी बनती है जो कैंसर में यूज होती है, बिकॉज यही नेचुरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते हैं। सो दीज आर द फूड विच हेल्प्स योर। एंड द पानी, अगेन द सेकेंड मेडिसिन। बॉडी को जितना बाहर निकलेगा गंदगी, उतना सेल को कम काम करना पड़ेगा सफाई करने के लिए। जितना पानी पियेंगे उतना डिफ्लक्स होगा किडनी के थ्रू, उतना कम काम करना पड़ेगा। और भूख भी कम लगेगी तो कम खाएंगे, कम खाएंगे तो ज्यादा एक्सेस ऑफ कैलोरीज नहीं होगी। तो दीज आर द प्रोसेस हम वर्क कर सकते हैं। कौन से फूड ऐसे हैं जो कि कैंसर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मतलब उनके अगर आप लेते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें अवॉइड करनी ही है? इसमें अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पहला रैंक, जिसमें एस्पार्टेट होता है, जो कैंसर कॉजिंग में डायरेक्टली लीड होता है। जैसे अपना कोक, पेप्सी, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स, आजकल शुगर फ्री, वन ऑफ द कॉज, वो भी कैंसर लॉन्ग टर्म तक यूज करने से होता है, तो जनरली नहीं लेना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अल्ट्रा प्रोसेस मीन्स एक तो प्रोसेस होता है, उसको अल्ट्रा मीन्स एक समोसा सुबह बनाया है, शाम को उसको 3-4 बार फ्राई करके दे रहे हैं। गरम है, गरम है, गरम है, बस हम ये नहीं देखते फ्रेश है कि नहीं, गरम है कि नहीं। तो वो जो तेल बार बार यूज हो रहा है, दैट लीड्स टू द लॉट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। गंदा तेल से वो जो बार बार तेल यूज हो रहा है वो और करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम ये फ्राइड फूड खाते हैं, फ्राइड फूड में जो चाइनीज स्पेसिफिकली अजीनोमोटो,
artificial colors, हम्म excess vinegar, हम्म these are the acidic food. ओके ये हमारी बॉडी के जो पीएच को इम्बैलेंस करती है, हम्म बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो वो एकदम से सारी बॉडी के फंक्शंस को चेंज कर देते हैं. सो दीज आर द तीन मोस्ट जो डायरेक्टली लिंक्ड है, जो शॉर्ट स्पैन में आपको बहुत डैमेज कर सकते हैं. बाकी फूड तो चलो धीरे 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 डैमेज करते हैं, ये शॉर्ट स्पैन में डैमेज करते हैं. अभी हाल के दिनों में जब भी हम खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें वो प्लास्टिक के बॉक्स में खाने आते हैं और वो काफी गर्म होते हैं और काफी टाइम तक उसमें गर्म भी रहता है, जो ब्लैक कलर का बॉक्स एक आता है. तो प्लास्टिक कितना लीड करता है कैंसर को, और एक और है कि माइक्रोवेव ओवन होता है, जो माइक्रो ओवन, उसमें कितना हार्मफुल है. ये दोनों के लिए मैं पूछना चाहूंगी. माइक्रोवेव की पहले बात करते हैं. माइक्रोवेव में प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं, ऑफकोर्स वो खाना गर्म करेगा. एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में कुछ उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, वो खाने में मिल जाते हैं. आपको विजुअली दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखिए, एक प्लास्टिक को 10 बार आप करके देखिए तो उसकी जो थिनिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि वो धीरे 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 डिजॉल्व हो रहा है. प्लास्टिक इज अ सोर्स ऑफ पीवीसी जो यूज होता है, एंड उसमें बीएचए करके केमिकल होता है जो हीट पे डिसॉल्व हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू द कैंसर डायरेक्टली. जाके जीन्स को ब्रेक कर देगा, जीन का म्यूटेशन चेंज कर देगा, एंड लॉन्ग टर्म पे खाने पे बहुत डैमेज करता है. नहीं भी वो कैंसर तो किडनी को तो बहुत डैमेज करता है. बहुत ज्यादा लीवर इश्यूज है, किडनी इश्यूज होते हैं. नाउ कम टू द प्लास्टिक फूड. प्लास्टिक फूड में अगर आप ठंडा खाना रखते हैं, वेल एंड गुड, बट उसमें अगर नॉर्मल खाना भी रखते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर, जैसे बहुत गरम गरम चाय डाल देते हैं लोग, बहुत गरम गरम खाना डाल के पैक करते हैं, तो दैट हीट क्रिएट्स अगेन डिजॉल्व दैट केमिकल्स. दूसरा, बहुत ज्यादा एसिडिक, ऑयली, स्पाइसी, उसके साथ भी केमिकल रिएक्शंस होता है. अगर आप ठंडा खा लें लेकिन बहुत सारा तेल भरा हो, बहुत ज्यादा सिट्रिक फूड हो, तो वो उससे केमिकल रिएक्शन होता है, वो भी बहुत डैमेज करता है. तो माइक्रोवेव वाला मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू दिस, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली डेंजरस कि आप गर्म खाना प्लास्टिक में बॉटल में रखते हैं. बीच में बहुत ज्यादा मीडिया में भी आया था, तो उसके बाद बहुत ज्यादा कम हो गया. लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द हेल्थ. तो बेटर टू अवॉइड दिस, यूज द पेपर वाला चीज. जैसे कि प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने से मना किया जाता है कि मत पियो, लेकिन गर्म खाना हम उसको डेली खुद ही डिलीवर करवा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं, तो वो तो मोर डेंजरस हुआ. मतलब पानी पीने से तो ज्यादा ही डेंजरस वो हुआ कि गर्म खाना हम उसमें 1 घंटे तक वो तो डिलीवर करने में ही टाइम लगा देता है. दैट इज ऑल कॉस्ट इफेक्टिव एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि कितना कम से हम ज्यादा कमा सकें, क्योंकि वो बहुत चीप होते हैं. हाँ. एंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो वो ये लोग यूज करते हैं. जनरली पेपर्स वाले भी आजकल अच्छे स्टफ आते हैं जो यूज कर सकते हैं, बट दैट गोइंग द कॉस्ट. सो दैट्स व्हाई कैंसर एक ऐसे कहा जाता है कि ट्रीट नहीं किया जा सकता. अगर कैंसर हो गई है तो हो गई है. आपको 5 ईयर 10 ईयर के बाद एक प्रिवेंशन के रूप में उसको नहीं देखते हैं कि अगर हो गई है तो हो गई है. तो अगर हम प्रिवेंशन के लिए जाना चाहें तो हेमोपैथ में इसके लिए क्या है हमारे पास? होम्योपैथी में इसमें हम जब कैंसर को देखते हैं तो होम्योपैथी का दो रोल होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव, एक पैलिएटिव. प्रिवेंटिव की हमें समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम करने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम, तो वी गो फॉर द प्रिवेंटिव. मीन्स होम्योपैथी में रूट से कॉज, हम रूट से बीमारी को ठीक करते हैं और कॉज पे जाके उसको परमानेंटली मैनेज करते हैं. तो यहाँ पर सबसे अच्छा रोल ये आता है कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लॉन्ग टर्म पे इन्फ्लेमेशन चल रहा है, दवाई खाई फिर ठीक हो गया, दवाई खाई फिर हो गया, तो मतलब बॉडी हील नहीं हो रही है, वो सिर्फ उसको सप्रेस कर रही है. तो जब सप्रेशन बढ़ जाता है तब बॉडी गिव अप कर देती है, एंड देन इन अनदर वे ऑफ बॉडी इसको रिकवर करती है. नाउ हियर होम्योपैथी कम्स कि लेट्स फाइंड द कॉज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मुंह में बार बार अल्सर हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, राइट, अब मैं चाहे टोबैको लू ना लू, नॉर्मली सबको होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हर 2 महीने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, हम मेडिसिन खा रहे हैं, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, और हम सिर्फ उसको सप्रेस कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, देन इट लीड टू द कैंसर, बिकॉज उसका इलाज नहीं हो रहा. यहाँ होम्योपैथी काम करती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्यों छाले हो रहे, 10 कुछ म्यूकस लेयर में कुछ इन्फ्लेमेशन है या कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि जरूरी नहीं डायरेक्ट कॉज यहाँ है, स्टमक से भी हो सकता है, राइट. तो जब हमें पता है कॉज यहाँ है, प्रॉब्लम ये, तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं थ्रू होम्योपैथी मेडिसिन, एंड इट हील्स
परमानेंटली विद सम लाइफस्टाइल टिप्स लाइक खूब सारा पानी पियो, हेल्दी डाइट फॉलो करो, दैट्स इट। तो मतलब हमने इसको प्रिवेंट कर दिया, वो आने से पहले हमने रोक लिया। नाउ कम टू द पैलेटिव। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, ट्रीटमेंट ले रहा है और उसमें उसको क्या होता है कि मतलब कीमो रेडियो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, हाँ, बहुत ही इट्स वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। तो उसके ट्रीटमेंट में इम्यून जो सिस्टम होता है उसको किस तरह से हम स्ट्रांग रख सकें, होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दैट गिव्स योर immune system a more stronger way to react that strong medication which giving through the chemotherapy which is actually essential for the treatment। तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो हम कहते हैं कि आप इसके साथ में ये मेडिसिन खाइए तो साइड इफेक्ट रुक जाए। क्योंकि कीमोथेरेपी में इट्स लाइक डैमेजिंग इक्वली ऑल द सेल्स। तो जो कैंसर सेल तो मरते ही है, हमारे नॉर्मल सेल्स भी मरते हैं। तो जब हमारे नॉर्मल सेल्स थोड़े प्रोटेक्टेड होंगे, थोड़े स्ट्रांग होंगे, तो डैमेज कम होगा। तो दैट इज वाई की होम्योपैथी प्रिवेंटिव काम पेलेटिव काम करती है पहला। और एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर एलोपैथी वाले मना करते थे कि भाई हमसे भी ट्रीट नहीं हो सकता, यू गो एंड टेक पेशेंट टू द योर होम। वहां पर सीवियर पेन, सीवियर साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं पेन के अलावा भी। वहां होम्योपैथी एटलीस्ट उनकी लाइफ को थोड़ा सा वैल्यूएबल दे देती है, उनकी पेन को कम कर देती है, उनके जो इश्यूज प्रॉब्लम को ईज कर देती है। तो डेथ हो लेकिन इतना पेनफुल ना हो, तो वहां पैलेटिव होम्योपैथी बहुत काम करती है। एक स्टेज होम्योपैथी का ये भी आता है कि सपोज किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड वो काम कि भाई हमें एलोपैथी में नहीं जाना है, हमें होम्योपैथी में आना है। इन दैट केस आई गाइड देम कि प्लीज फॉलो द मॉडर्न साइंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, भले वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में, गो एंड डू द सर्जरी, टेक द प्रोसीजर। आई हेल्प यू टू स्टॉप दैट सफरिंग, प्रिवेंट में हेल्प करूंगी, और आगे जाके दोबारा ना हो मैं उस पर हेल्प करूंगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं या जो भी है ट्रीटमेंट का कि नहीं आप मतलब मेडिसिन मत लो, ट्रीटमेंट मत लो, मेरे होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज कैंसर इज अ वेरी एग्रेसिव डिजीज, वेरी एग्रेसिव। वो मल्टीप्लीकेशन सेकेंड्स में होती है। हाँ, अगर हम होम्योपैथी से इनिशियली नहीं, किसी भी स्टेज में जाए, इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प। हम पेशेंट की लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर आई ऑलवेज से माय पेशेंट कि गो रिमूव दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू द पैलेटिव प्रिवेंटिव, एंड आपकी लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी मैं गारंटी दूँ। लेकिन आपको एटलीस्ट कुछ स्टेज में मॉडर्न साइंस का हेल्प लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड एंड इट नीडेड। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि इम्यून सिस्टम को हम ठीक करने में मदद करते हैं, कि पहले अगर कुछ ऐसा साइन आ रहा है तो हम उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं हेमोपैथ में, और जब हमारा ट्रीटमेंट हो गया है तब हम कर सकते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए क्या क्या हमारे हेमोपैथ में है सुविधा? इम्यून सिस्टम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। इम्यून सिस्टम इज अ वाइटल फोर्स, जिसको हम बोले कि जो हमें चलाता है, जो हमें बेसिकली सर्वाइव करने के लिए वो एनर्जी देता है, राइट। अभी प्रॉब्लम वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या लेके मेरे पास आए। सपोज मेरे को बॉडी एक रहता ही रहता है एंड वो सालों से चल रहा है, एंड सारे डॉक्टर ने टेस्ट करके देख लिया, मुझे कुछ निकल ही नहीं रहा। माई इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज विद माई स्ट्रेस फैक्टर। अननोन फैक्टर किसी का लिख ले तो समझ जाओ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर को एनालाइज करते हैं, हम उसको देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि देयर इज अ फैक्टर बिकॉज ऑफ द ब्रेन केमिकल चेंजेस, इट इम्पैक्ट द फिजिकल बॉडी एंड इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो वो फाइट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही फाइट करती है। अगर वो फाइट नील डाउन हो जाए तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देन वी स्टिमुलेट द सिस्टम थ्रू मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन, आई कांट स्पेसिफिक एनी नेम बिकॉज वो सिम्टोमेटिक होता है और सब्जेक्टिव होता है। उसके थ्रू हम रिवाइव करते हैं इम्यून सिस्टम, क्योंकि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वी कांट डिले, वी कांट ऑलवेज इग्नोर, बट उस स्ट्रेस से हमारी बॉडी में इम्पैक्ट ना हो तो हम सिस्टम को एवलेट कर देते हैं, एंड थ्रू समटाइम काउंसलिंग विल हेल्प टू गिव अन अनदर वे ऑफ लाइफस्टाइल। तो ये ओवरऑल वर्कआउट करती है थ्रू लाइफस्टाइल टिप ऑल्सो। ऐसा प्रेजेंट टाइम में हम स्ट्रेस से जुड़े रहते हैं, हर टाइम कुछ न कुछ स्ट्रेस में ही रहता है। हर इंसान, दूसरा इंसान स्ट्रेस में है, हम सभी को नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम लोग स्ट्रेस में हैं, इवन आजकल तो बच्चे भी हैं। तो वो जो स्ट्रेस का मतलब कैंसर की तरफ ले जाता है हमें, या फिर उससे, या फिर अलग चीज है? कैंसर भी मतलब स्ट्रेस भी हो सकता है काउज कैंसर होने का?
एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। स्ट्रेस, आज की लाइफस्टाइल, अगर हम, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को कैंसर हुआ, एवरीथिंग इज गुड, हम्म। अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना सब कुछ, हम्म। फिर भी हो गया। हम्म। तो समझ में आता है कि क्या मिसिंग था। हम्म। तो समझ में आता है मेंटल हेल्थ हम्म। इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ। हमारी बॉडी दो हेल्थ से बनती है, मेंटल एंड फिजिकल। हम्म। एक को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो दूसरा प्रॉब्लम करेगा, दूसरा हाँ। करेगा तो करेगा ही, हाँ। फिजिकल हेल्थ। तो स्ट्रेस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। हम्म। मेरी थीसिस भी यही इस पे हुई कि रोल ऑफ स्ट्रेस इन द कैंसर, एंड हम्म। आई फाइंड एटलीस्ट 90% इज अ कॉज। हम्म। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेस से चल रही है, हम्म। ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं है कि मतलब सुबह बच्चों को स्कूल भेजना इज अ टास्क, हाँ। ये कंप्लीट करना इस टास्क, नो, इट इज नॉट अ स्ट्रेस, इट्स अ सिचुएशन हम्म। जो हमें थोड़ा सा अलर्ट कर देती है, खत्म, अब नॉर्मल। हम्म। अगर आप इसको स्ट्रेस काउंट करोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्ट्रेस वो होता है जब आपको कोई चीज परेशान कर रही हो, हम्म। आपको अंदर ही अंदर वो डर पैदा कर रही है, वो स्ट्रेस आपको एंशियस फील करा रहा है और ओवर थिंकिंग ला रहा है हम्म। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दैट कंसिडर एज अ कुछ तो इशू है, दैट इज साइकोलॉजिकल, यू आर डिस्टर्ब्ड। हम्म। That disturbance lead for years, that called irritation of mind, ओके। and that irritation of mind cause increase the cortisol level, that is a stress hormone. That hormone lead the situation of inflammation. हम्म। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, कैंसर इज कॉज्ड बाय कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन, हम्म। कांस्टेंट इरिटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी हम्म। लीड्स टू कैंसर। मीन्स कोई चीज बार बार परेशान हो रही है तो वो जीन्स को चेंज करेगी करेगी। हम्म। बार बार कॉर्टिसोल निकल के वो इम्पैक्ट डाल रहा है पर्टिकुलर ऑर्गन पे, पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पे, तो वो एट द एंड जाके इंफ्लेमेशन कॉज होगा। इंफ्लेमेशन से आप देखोगे आजकल बीपी, डायबिटीज बहुत हम्म। ज्यादा ट्रिवन, हम तो डायबिटिक कैपिटल बन गए अब तो। हाँ। तो डायबिटीज मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैंसर, हम्म। मीन्स हमने एक उसको ग्राउंड दे दिया है, आओ आराम से फलो फॉलो फूलो। हम्म। क्योंकि डायबिटीज, योर बॉडी इज इम्यूनली कॉम्प्रोमाइज। हम्म। आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब हम जाते हैं ट्रीटमेंट में, डॉक्टर पहले ही पूछता है भाई डायबिटिक तो नहीं है, हम्म। कोई भी सर्जरी करने जाओ कुछ भी, हम्म। क्योंकि वहां पर यू नो क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है, और बॉडी इतनी अच्छे से हीलिंग नहीं कर पाती है। हम्म। तो जो डैमेज हो रहा है बार बार हो रहा है, बार बार हीलिंग स्लो हो रही है, दैट लीड्स अ कैंसर। हम्म। तो लाइफस्टाइल से आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपने कैंसर को इनवाइट किया, और फिर कंटिन्यू रहा तो कैंसर फल फूलेगा। तो स्ट्रेस लीड्स टू अ ग्राउंड हम्म। जहां पर सारी बीमारियां आके अपने आप को सरवाइव करती हैं। और अगर उसको किल नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को वो इन्वायरमेंट नाउ और देन दे ही रहे हो। हम्म। तो स्ट्रेस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है, लो और खत्म कर दो, हम्म। डिफ्लक्स कर दो। नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी कोई एक ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व करो। सबसे बेस्ट है ब्रीदिंग, सबसे बेस्ट है। आप बैठ के एटलीस्ट 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट फोकस होके अपनी ब्रीदिंग में करेंगे, आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। ओके। क्योंकि माइंड को लगता है कि बॉडी शांत है तो मैं क्यों भाग रहा हूँ, हम्म। मैं भी शांत, क्योंकि ब्रीदिंग इज द ओनली एक्सरसाइज विच कनेक्ट माइंड एंड बॉडी टुगेदर। ओके। तो जब आप एंशियस होते हैं, परेशान हो रहे हैं, हम्म। धीरे धीरे आप ब्रीदिंग करोगे, फोकस करोगे, तो देखोगे कि बॉडी काम हो रही है। हम्म। जो धक धक हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, शिवरिंग हो रही है, रिलैक्स। जब ये रिलैक्स होगा तो माइंड को इंडिकेशन जाएगा, अरे ये तो रिलैक्स हो गया, मैं क्यों भाग रहा हूँ, आई ऑल्सो शुड रिलैक्स। तो एक मेल बैलेंस हो जाता है। तो ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू डिटॉक्स योर माइंड, टू डिटॉक्स योर स्ट्रेस। कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ये तो करो, ताकि आप डे टू डे स्ट्रेस को रिमूव करते जाओ। जैसे अभी आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हम्म। हैं, तो अगर मैं अभी जो भी कन्वर्सेशन हुआ उसमें ये समझ पा रही हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हम्म। करता है किसी भी यस। सिचुएशन से फाइट करने के यस। लिए। मीन्स कैंसर हो या फिर डे टू डे लाइफ हो, कोई किसी भी चीज में मेंटल हेल्थ को सही रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। अगर आज के डेट में देखा जाए तो। यहाँ मैं एक और एग्जांपल दूंगी, बिकॉज हम बहुत सारे एग्जांपल के साथ आज सीख रहे हैं। हम्म। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुत फेमस साइकिलर था। हम्म। ही डायग्नोज अ कैंसर ऑफ टेस्टिस ओके। इन हर अर्ली एज ऑफ, जब वो बहुत टॉप में था, एंड इट स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी, द ब्रेन। हम्म। उसने अपने मन में सोच लिया कि मुझे नेक्स्ट कप जीतना है, जो भी उनका टूर दे फ्रांस होता है, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। एंड ही सो मच स्ट्रॉन्ग विल पावर कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ही वोंट सर्वाइव, ही वोंट गेट अप।
एंड ही वॉज हैज सच दैट विल पावर कि उसने अपनी बॉडी के अंदर कैंसर को खत्म कर दिया अपने विल पावर से। ओके। वो इतना डिटरमाइन था कि मुझे दोबारा उस ग्रोथ में आना है, उस कंपटीशन में आना है। हम्म। सो ये बहुत लंबे टाइम तक था। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग विंस आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत फेमस हुआ था बीच में। अच्छा। तो ये शो करता है, एग्जाम्पल का कहने का मतलब है कि अगर आपकी विल पावर ड्यूरिंग कैंसर इफ यू डिटेक्ट, हम्म। और आपका विल पावर है कि मैं इससे फाइट करूंगी, बिकॉज कैंसर नीड अ फाइटिंग स्पिरिट, हम्म। चाहे वो बॉडी की हो चाहे मेंटल हेल्थ की हो। हम्म। अगर वो स्पिरिट आपके अंदर आ गई हम्म। तो जो जर्नी आपकी 2 साल में होने वाली है वो 6 महीने में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि मुझे फाइट करना है। हम्म। आपका ब्रेन उसी टाइप की मोटिवेशन देगा, उसी टाइप की लाइफस्टाइल फॉलो करेगा, हम्म। और उसी टाइप की रिजिड स्टबर्ननेस लगेगा कि मुझे इसको घर से बाहर निकालना है हम्म। मेरी बॉडी से। एंड इट शो द रिजल्ट, एंड रिसर्च हैज शोन द रिजल्ट। जो मोटिवेटेड है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लो स्पिरिट है, डिप्रेस है, उनका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आता है। इट इज प्रूवन हम्म। एक्चुअली। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट रखी सारे। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे और कैसे हम कैंसर से प्रिवेंट कर सके खुद को, इसके बारे में मतलब ओवरव्यू हमारे दर्शकों को दे दे। लास्ट में आपके यूएस को मैं ये बताना चाहूंगी कि आप अपनी बॉडी को समझो। आपकी बॉडी साइंस दे रही है कि वो कुछ गड़बड़ है, कुछ परेशान है। अगर आपके पास टाइम है और आपका मन शांत है तो आप उस सिम्टम्स को कलेक्ट करेंगे, समझेंगे कि बॉडी इज गिविंग अ सिम्टम्स कि भाई दिस इज नॉट गोइंग गुड, ये ठीक नहीं चल रहा है। हम्म। तो जब आपको समझ जाए कि ये प्रॉब्लम है, गो टू द डॉक्टर। वहां पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले कि भाई कुछ तो इशू हो रहा है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर मतलब आपको एफिशिएंटली कलेक्ट कर ले। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए हम्म। एंड अलाउ देम टू राइट द टेस्ट। मुझे मेरी तसल्ली के लिए टेस्ट कराना मुझे चाहिए। हम्म। तो जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ठीक हो जाएगी। हम्म। इट इज प्रिवेंटेबल। सो स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर बॉडी साइंस एंड सिम्टम एज अर्ली एज विदाउट इग्नोरेंस। इट इज द लास्ट वर्ड आई वांट टू से। जैसे कि आपका अभी ऑनलाइन भी सर्विसेज है और हम्म ऑफलाइन हम्म भी है हम्म सर्विसेज, तो उसकी डिटेल हमारे दर्शकों को दे दें कि ताकि अगर कुछ ऐसा सिम्टम हो देख रहे हो तो आपसे कंसल्ट कर सके। हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है। जब भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आई हैव माय सर्विसेज ऑनलाइन ऑल्सो। यू कैन मैसेज मी, व्हाट्सअप मी। एटलीस्ट यू कैन गेट द गाइडेंस कि वेदर आई शुड गो फॉर द टेस्ट और नॉट। हम्म। क्योंकि समटाइम हम थोड़ा डर भी जाते हैं। हाँ। तो वो डर और रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है, और डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना सो यू चाहिए। कैन कंसल्ट टू माई क्लिनिक और माई वेबसाइट एंड माई ऑनलाइन पोर्टल्स to get the idea हम्म। where to get the right direction details. डॉक्टर के सारे डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, कि क्या ये कैंसर ही है या नहीं भी है या कुछ और है, तो सही गाइड डॉक्टर से मिल सकता है। आपने देखा कितने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सही जानकारी मिली होगी, और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।